नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ है और इसके साथ ही एक गंभीर सवाल यह भी है कि क्या अब बीजेपी राज में विपक्षी दलों को टैक्स टेररिज्म का सामना करना पड़ेगा? क्या अब चुनाव इसी तरह होंगे कि जहां एक पार्टी रहेगी माला माल और दूसरी पार्टी के हाथ रहेंगे बिल्कुल खाली? किस तरह से आखिर इन 18वीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इस समय ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला यहाँ बड़े स्तर पर हो रही गैर बराबरी और नाइंसाफी का दिख रहा है। जी हां, आज कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स विभाग से उसे फिर एक नोटिस मिला है 1800 करोड़ रुपए का, जिसमें कांग्रेस पर ये आरोप लगाए गए हैं कि 1800 करोड़ रुपए की वसूली उनसे आईटी डिपार्टमेंट को करनी है, जबकि कांग्रेस के पहले ही खाते आईटी डिपार्टमेंट सीज कर चुका है और जिस पर कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब आईटी का एक नया नोटिस कांग्रेस को मिल गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने अब ये सवाल उठाए हैं कि अब ये किस तरह से चुनाव होने वाले हैं। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया है कि कैसे बीजेपी उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस ने ये बताया है कि खुद बीजेपी ने कितने करोड़ों की हेराफेरी की है, लेकिन आईटी उस पर तो कोई उंगली नहीं उठाता, बल्कि कांग्रेस को घेरने की कोशिश लगातार हो रही है। आज कांग्रेस ने इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहले उसे सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब तक सारा देश जान गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी। जयराम रमेश ने यहाँ कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। 8,250 करोड़ रुपए बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए, जिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक बता चुका है, उनसे बीजेपी ने ये पैसे लिए हैं। और उसमें भी जिन तरीकों की ओर जयराम रमेश ने जिक्र किया है, वो बहुत ही गंभीर आरोप है बीजेपी पर कि किस तरह हफ्ता वसूली, शेल कंपनियां या कि फिर प्रीपेड घूस या पोस्ट पेड घूस, यानी काम देने के पहले भी घूस लेना और काम अगर आपको चाहे हो गया है आपका काम तो उसके बाद भी आप उनको घूस दीजिए। ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं और पहली बार नहीं लगाए हैं, कई बार बीजेपी पर कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है, लेकिन बीजेपी खेमे में इस ओर एकदम सुई पटक सन्नाटा है, कोई चर्चा नहीं हो रही। मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें कर रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं, लेकिन वो इस लोकतंत्र में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि सभी पार्टियां बराबरी की ताकत, आर्थिक ताकत रखकर चुनाव लड़ सके। आज अजय माकन क्या खुलासा करने वाले हैं, इस पर हम आज खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे जिसकी ओर जयराम रमेश ने इशारा किया है कि अजय माकन भी कोई बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। क्या कहा है अजय माकन ने, इसको भी हम पहले सुन लेते हैं। जयराम रमेश की बात हम सुन चुके हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अजय माकन ने बीजेपी पर कोई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है अजय माकन ने, इसको पहले सुनते हैं। 2 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में, जिनका एड्रेस नहीं।
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4,600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4,600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एट दीज वायलेशंस डन बाय द बीजेपी, जो क्लियर कट वायलेशंस हैं। आप लोग भी जाकर के इसमें वेबसाइट पे ईसीआई से डाउनलोड कर सकते हैं। और अमलेंदु जी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अजय माकन ने। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पे कार्रवाई हुई है, जिन मापदंडों पर आईटी हम पर कार्रवाई कर रहा है, उन्हीं मापदंडों पर बीजेपी पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां तो कांग्रेस पर तो 1800 करोड़ की बात है, लेकिन बीजेपी के ऊपर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसमें 4600 करोड़ की बात कह रही है। अमलेंदु जी, चुनाव के पहले ये जो जिस तरह की आईटी की हरकतें हैं या जो इसकी कार्रवाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक बदले के लिए की जा रही कार्रवाई है? क्योंकि कांग्रेस 10 साल से विपक्ष में है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने इस तरह से उस पर आर्थिक मार की जा रही है, आर्थिक चोट उस पर की जा रही है। अब तक कांग्रेस को परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तमाम मसलों पर बीजेपी ने घेरा है, लेकिन इस समय आर्थिक मामलों पर जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस को घेरकर उसे बिल्कुल ही लाचार बनाने की कोशिश कर रही है, क्या ये इशारा इस बात की ओर है कि बीजेपी खुद कहीं ना कहीं खुद को इतना कमजोर महसूस कर रही है कि उसे अब यकीन नहीं है कि वो इस बार किसी तरह जीत हासिल कर पाएगी? अब वो खुद जीत हासिल नहीं कर सकती तो वो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश में है, ताकि कांग्रेस किसी भी तरह से उसे तगड़ी चुनौती न दे और उसके बाद बीजेपी की जीत का रास्ता आसान हो जाए। क्या ये सारी कार्रवाइयां इसी ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी अपनी कमजोरी इस तरह आईटी के कंधे पर बंदूक रखकर अब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी कर रही है? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पे सर मित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो असल में एजेंसियों को हथियार बना के कर रही है। ये तो पहले से ही सब जग जाहिर है और ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठनों की तरीके से काम करती हैं। खासतौर से ईडी और आईटी और सीबीआई, इनको लेकर के 3 बड़ी जो एजेंसियां हैं, इनको लेकर के तो ये खुले आरोप लगते रहे कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से काम करती रहती हैं। जो भी गतिविधियां पिछले दिनों में इन एजेंसीज की देखने को मिली हैं, उनमें साफ साफ ये दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से ये एजेंसियां काम कर रही हैं और किस तरीके से विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को, इसको लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। आज ही अभी इस पे आते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। आज ही अभी एक खबर आई है, सुबह देख रहा था मैं, कि जो प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं और अब वो अजीत पवार के साथ चले गए हैं, 8 महीने उनके हुए हैं एनडीए में शामिल हुए, और उनके ऊपर जो सीबीआई का केस था जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर को लेकर के, जिसमें ईडी और सीबीआई दोनों ने उनसे पूछताछ की थी। और आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उनको नोटिस मिले थे, उसमें वो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने लगा दी है। यानी कि 8 महीने प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, जिनके ऊपर आरोप लगाया था। इसी तरीके से तमाम और लोगों के ऊपर जो है, ये तो आज की खबर थी, तो इसलिए ये बात सामने आई किस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं और अभी भी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से ही काम कर रही है। ये चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। जयराम रमेश और अजय माकन जो आरोप लगा रहे हैं सर मित्रा जी, वो बहुत गंभीर आरोप हैं और ये साफ तौर पे ये इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से विपक्षी दलों की कमर तोड़ देना चाहती है, ताकि उनके पास सामान्य तौर पे आवागमन के साधन भी नहीं बचें। और भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह धन जो है, अकूत संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के पास इकट्ठा हो चुकी है। वो किन जरिए से इकट्ठा हुई है वो काफ़ी ज़्यादा जांच के विषय हैं। जिस तरीके से जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं कि 126 कंपनियां ऐसी हैं, मतलब 126 दानदाता ऐसे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदने वाले, जिनके ना नाम का पता है और ना उनके कहीं
एड्रेस का पता है कुछ, कोई पता ही नहीं है। उन्होंने वो बॉन्ड्स खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनके पहले तो नाम बताना चाहिए कि इन लोगों ने वो चंदे दिए, वरना यही समझा जाएगा कि इसमें कोई बड़ी साजिश है और ये पैसा जो है वो किसी दूसरे रास्ते से इस तरीके से आया है जो देश की सुरक्षा के साथ एक गंभीर खतरा हो सकता है, जिन रास्तों से वो पैसा आया होगा। अब वो बाहर से पैसा आया है कि बाहर से आया है कि यहाँ से आया है, यहाँ से आया तो किसने पैसा दिया है, उन पैसा देने वालों के क्या आर्थिक हित हैं, क्या उनके राजनीतिक हित हैं और किस तरीके से वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक तरफ से उठ करके आएंगी। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस तरीके से, जयराम रमेश ने आज यही कहा कि भाई हम पे तो 14 लाख का जो था वो था कि जिसका हमने वो नहीं दिया था, और वो हमारे लोगों का दिया हुआ, मतलब हमारे ही जो सांसद विधायक हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह में से काट करके वो पैसा दिया था। एक तो ये कि सांसदों की तनख्वाह भी उससे एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स से, और कोई राजनीतिक दल जो है उसको भी जो आमदनी होती है वो भी इनकम टैक्स से बाहर होती है। तो एक तो इनकम टैक्स पे बनता ही नहीं था, जो राहुल गांधी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सोनिया गांधी साथ में थी, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा था, इनकम टैक्स की धारा का उन्होंने हवाला दिया था कि उसके तहत ये बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप बनता भी है तो उसके लिए मैक्सिमम दंड जो है वो 10,000 रुपये का है, जो और लोगों के ऊपर भी लगता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए कानून कुछ हो और मोदी जी के लिए कानून कुछ हो। भाई देश के लिए कानून एक ही होगा ना, सबके लिए कानून एक ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी एक राष्ट्र एक देश एक कानून की बात करती है। तो जब एक राष्ट्र एक कानून है तो जो कानून जयराम रमेश के लिए वही कानून मोदी जी के लिए होगा, वही कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, तो वही कांग्रेस के लिए भी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस कानून में कांग्रेस को आप फांसी के फंदे पर चढ़ा दें उस कानून के तहत जो भारतीय जनता पार्टी मौज करती रहे, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हो अब यही रहा है कि कानून के अंदर भी जो अब ये भेद किया जा रहा है कि कौन सा कानून किस पे लगेगा, उस किस कानून में किसको छूट दे दी जाएगी। कांग्रेस ने जो आज आरोप लगाए बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए नीति और नीयत दोनों को उजागर करते हैं, और ये सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या आर्थिक अपराधियों के साथ उसकी कोई मिलीभगत है जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। शर्मित्रा जी। बिल्कुल अमरिंदु जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून की बात करती रही है, लेकिन दिख ये रहा है कि हमारा खून खून और तुम्हारा खून पानी, इसी तर्ज पे वो चल रही है कि कांग्रेस का अगर जो कोई घोटाला, मान लो अगर घोटाला है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने खुद कितनी बेनामी संपत्ति और कितना बेनामी पैसा इकट्ठा कर रखा है इसका कोई हिसाब नहीं है, और ना कोई हिसाब लेने वाला इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि आईटी जैसी संस्थाएं भी इस समय पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में दिखाई दे रही हैं। वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस पर जो कार्रवाई हुई है उसमें ये आजकल का या 2-4 साल का मामला नहीं है, बल्कि बीजेपी आईटी ने 1993-94 से लेकर वो सारे मामले खोले हैं, जिसमें 1993-94 में 54 करोड़, 2016-17 के 182 करोड़, 2017-18 के 179 करोड़, 2018-19 के 918 करोड़ और अब 2019-20 के 490 करोड़, इतने मतलब ये कुल मिला के 1823 करोड़ रुपए का मामला जो है आईटी ने इस तरह से बनाया है, जिसे अब कांग्रेस ने इसमें ये तय कर लिया है कि वो इस तरह बीजेपी के दबाव में आने वाली नहीं है। और ये इसके संकेत कुछ दिनों पहले जो आपने जिक्र भी किया कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, और किस तरह कांग्रेस को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। राहुल गांधी ने उस समय क्या कुछ कहा था, उसको सुनते हैं एक बार फिर से। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 60 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन।
और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब राहुल गांधी ने यहाँ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस को भूखों मारने की साजिश हो रही है। जिस तरह से किसी व्यक्ति के, किसी परिवार के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, तो उसके सामने नौबत यही आ जाती है कि वो भूखे मरे या भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसी हालत कांग्रेस की करने की इस समय बीजेपी कोशिश कर रही है, और इसीलिए राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है कि ये ड्रामा, मतलब ये कोई असली कार्रवाई अगर सही में ईमानदारी की बात कहीं होती तो ये कार्रवाई सब पर होती, जैसा आपने कहा कि बीजेपी पर भी इस तरह की कार्रवाई होती। लेकिन ये ड्रामा है, यानी ये कार्रवाई करने का दिखावा है, क्योंकि आईटी के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बदला कांग्रेस से ले रही है, और इसीलिए कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आर्थिक प्रहार हो रहे हैं। आज कांग्रेस ने एक चिट्ठी भी जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने इसे टैक्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन ये लिखा है, और उसमें फिर ये बताया है कि किस तरह सिलसिलेवार तरीके से आईटी ने एक पूरा एक माहौल रचकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है, और उसके खिलाफ मामले जबरदस्ती बनाए गए हैं, उठाए गए हैं, जबकि आईटी के सेक्शन 13 के तहत ही ये प्रावधान है कि राजनीतिक दल इसके उसमें उनके जो पैसा है, उनकी जो जमा पूंजी है, उस पर इस तरह के टैक्स की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आईटी ये सारे काम कर रही है, और यहाँ राहुल गांधी का सवाल ये है कि कोई भी संस्था, कोर्ट, कोई इस पर चू तक नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अमलेंदु जी, अभी हमने देखा कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बीजेपी पहले ही गिर गई थी, एसबीआई का जो खिलवाड़ था वो भी सामने आ गया। उसके बाद अब कल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह कोर्ट में अपने जिरा खुद ही उन्होंने की और अपनी दलीलें जो पेश की, उसमें उन्होंने कांग्रेस पर, बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का 55 करोड़ रुपए जो अरविंद वर्मा का है, शरद रेड्डी ने वो बीजेपी को दिया, और उसके बाद वो सरकारी गवाह भी बन गए, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। तो इस समय दिल्ली में हम एक साथ दो घटनाक्रम देख रहे हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी की कार्रवाई, और दूसरी ओर कांग्रेस पर बीजेपी की इस तरह की कार्रवाई, जबकि इस समय चुनाव का माहौल है। बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि अभी सारे पार्टियों को प्रचार में जुटने की जरूरत है, उन्हें प्रचार के लिए धन चाहिए, उन्हें प्रचार के लिए लोग चाहिए, ताकि वो उनको भेजें और प्रचार करवाएं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को इस समय फंसाने की कोशिश कर रही है। अमलेंदु जी, क्या इन सब का असर बीजेपी पर ही पड़ेगा उल्टा, क्योंकि कहीं ना कहीं सहानुभूति इसमें कांग्रेस के पक्ष में बन सकती है? देखिए, बन सकती नहीं, मुझे लगता है सहानुभूति कांग्रेस के प्रति बन रही है, और आम जनता भी अभी समझने लगी है कि इस तरह की कार्रवाइयां जो सब की जा रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और इन एजेंसीज के जरिए करवा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि उसको शायद सत्ता में वापस आना भी है। क्योंकि जो जिस तरीके से ये सब कार्रवाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति, मतलब दल और नेता जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत न जुटा सके। अभी मैं एक और खबर पढ़ रहा था कि जो रामटेक सीट है महाराष्ट्र की, वहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार थी जो SC कोटे से जो रिजर्व सीट पर उम्मीदवार थी, उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वही अवैध घोषित कर दिया वहाँ की प्रशासन ने, ताकि उनका पर्चा जो है उनका वो खारिज हो जाए। मतलब इस हद तक जाकर के आप समझिए कि माइक्रो लेवल पे जाकर के इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। वो तो ये है कि उनके पति जो थे, उन्होंने एक डमी के तौर पे पर्चा भरा हुआ था, तो वो उनके पति जो है वहाँ से वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस स्तर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियाँ हैं कि विपक्ष को किस तरीके से काम नहीं करने देना है, और किस तरीके से विपक्ष की कमर तोड़ देनी है। पहले आप एजेंसीज के जरिए पैसा जब्त कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उस पर कर आतंकवाद, जो जयराम रमेश कह रहे हैं, जिस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेज का, कर आतंकवाद, फिर आप वो करेंगे, और उसके बाद फिर आप निचले स्तर पर जाकर के प्रत्याशियों के खिलाफ भी आप जाके इस तरीके से काम करेंगे। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने नहीं जा रही है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनकी समझ में ये बात आ गई है। तो इसीलिए आज जैसे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा भी कि भाई जो अरविंद केजरीवाल का फ़ोन नंबर का पासवर्ड चाहते हैं, भाई पासवर्ड क्यों चाहते हैं आप? फ़ोन नंबर का किस लिए आपको पासवर्ड चाहिए? कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड क्यों दे दे? आप अगर जांच एजेंसी यहाँ आप जांच करो तो जांच कीजिए, आप अपने स्तर से जांच कीजिए। तो पासवर्ड आपको इसलिए चाहिए ताकि उसमें जो डाटा है और कहाँ का क्या क्या जिस तरीके से सर्वे हुए हैं वो सामने आ जाए, और इंडिया गठबंधन में आपस में क्या बातें चल रही हैं, किसको किसने कॉल की है, ये सारी चीज़ें एजेंसी को मालूम पड़ जाए, फिर ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को बताया जा सके कि ये तैयारियां चल रही हैं। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। ये एक प्रथम दृष्टया ये आरोप सही भी लगता है कि आपको एक मुख्यमंत्री के फ़ोन का पासवर्ड क्यों चाहिए है।
बिल्कुल। मुख्यमंत्री क्या किसी के भी फोन का पासवर्ड एजेंसी को क्यों चाहिए? फोन के पासवर्ड लेने से फोन से आपको कौन सा जो मनी ट्रेल जो वो मालूम पड़ जाएगा इससे मनी ट्रेल हुआ है। जी। और अगर मनी ट्रेल हुआ है तो अगर फोन के जरिए हुआ है या मान लीजिए कोई मोबाइल बैंकिंग के जरिए हुआ है, किसी ऐप के जरिए अगर हुआ है, तो वो तो चीज़ें वैसे ही सरकार के पास है। ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका मतलब फोन की जानकारी आपको उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या उस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं चाहिए, आपको राजनीतिक मसलों के लिए ही वो जानकारी आपको चाहिए। और ये आरोप आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सही मालूम पड़ता है। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में जाकर के अपना वक्तव्य दिया और बात अपनी रखी, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड वो बात है, मुझे लगता है कि अगर अदालतें इस देश के अंदर हैं और देख रही हैं, तो जिस बयान के आधार पर, अप्रूवर के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो जिस केस में अरविंद केजरीवाल अभियुक्त हैं, तो उस अभियुक्त के बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि वो अभियुक्त कह रहा है कि पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है, उसके डॉक्यूमेंट की प्रूफ है और सरकार के पास प्रूफ है, चुनाव आयोग के पास प्रूफ है, तो ये होनी चाहिए। तो ये जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि जनता उसको जिताने नहीं जा रही है, इसलिए विपक्ष के ऊपर इस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा रही हैं, ताकि विपक्ष जो है वो कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह जाए। लेकिन सर्वमित्रा जी, हमने बहुत से चुनाव ऐसे देखे हैं कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जनता फिर खुद उठ के खड़ी हो जाती है और जनता फिर प्रतिवाद किया करती है, और जनता का प्रतिवाद जो है वो सरकारें फिर झेल नहीं पाती हैं, क्योंकि सरकारें, हो सकता है कुछ लोग तानाशाह हो जाए थोड़े समय के लिए, बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में आ जाए, लेकिन जब जनता उठ खड़ी होती है तो उसने पूरी दुनिया का इतिहास सामने है कि अच्छे अच्छे तानाशाहों को उखाड़ फेंका है। तो फिर ये तो मतलब उस तरीके के तानाशाह है भी नहीं होने का, भले ही जो है स्वांग करें सर्वमित्रा जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, ये जो माहौल है इस समय, ये बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है कि हम तानाशाही जैसा ही रवैया अपनाएंगे और विपक्ष पर चाहे जैसी कार्रवाई करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने चारों ओर ऐसा कीचड़, ऐसा दलदल फैला लिया है, और ये जो आर्थिक दलदल है इसमें कहीं ना कहीं देश भी फंस रहा है। क्योंकि अमलेंदु जी, हम जो देखते हैं कि अगर हजारों करोड़ रुपए की बात हो रही है, अगर कंपनियां, जिन कंपनियों की कुल लागत उतनी नहीं है, उनकी कमाई उतनी नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर उन्होंने ये पैसे दिए हैं, या जिसकी ओर जयराम रमेश ने इशारा किया है कि शैल कंपनियां, मतलब फर्जी कंपनियां अगर इतने सैकड़ों करोड़ रुपए जो है बीजेपी को दे रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। हम कुछ खबरें आती हैं जिनको हम पढ़ते हैं और उसके बाद नजरअंदाज कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि उन खबरों की तह में जाने की अब जरूरत है, क्योंकि उनके तार भी कहीं ना कहीं इसी सब से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे कभी पोर्ट पे हजारों के करोड़ों के ड्रग्स पकड़ाते हैं, बड़ी बड़ी खेपें पकड़ा रही हैं, कहीं हथियार पकड़ाते हैं, और फिर आखिर इनका ये जो इतना ड्रग्स आ रहा है, इतने पैसे इधर से उधर हो रहे हैं, ये कहीं छप नहीं रहे हैं पैसे, कहीं ना कहीं पर ये पूरा काला धन है, जिस काले धन को लाने का दावा मोदी ने किया था। और अमलेंदु जी, अभी मोदी की एक फोन पे बातचीत जो थी कृष्णानगर सीट पे, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट, जहां से महुआ मोइत्रा खड़ी हुई हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है राजमाता अमृता राय को, और उनसे मोदी बात कर रहे हैं और उस पर वो तमाम बातें कर रहे हैं, हिंदुत्व से लेकर सब चीजों की। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बंगाल से जो 3000 करोड़ रुपए जो मिला है, वो मैं गरीबों को वहां बांटूंगा, मैं इसके लिए लीगल एडवाइस ले रहा हूं। उनका ये कहना है कि अभी मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं, और जैसे ही मुझे सलाह पूरी मिल जाएगी, उसके बाद मैं ये 3000 करोड़ वहां के गरीबों को बांटूंगा, क्योंकि ये पैसा उन लोगों का है जिसने, किसी ने शिक्षक बनने के लिए, किसी ने नौकरी के लिए ये पैसे दिए थे, लेकिन उनको इस तरह से मूर्ख बना के पैसा लिया गया। तो ईडी ने ये जो जब्त किया है, और फिर इस खबर के आते ही बिना इसके सिर पैर की पड़ताल किए मीडिया ने इसको चलाना शुरू कर दिया कि मोदी जो है पैसा वापस गरीबों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी एक ही प्लानिंग है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि 15 लाख मैं सबके खाते में जमा कर दूंगा। वो 15 लाख कहां गए, कहां आए, कुछ पता नहीं है। बल्कि इस बीच हमने ये देख लिया कि नोटबंदी हो गई, और नोटबंदी का भी पूरा उसमें ये दिख गया कि कोई ऐसा काला धन नहीं था जिसका दावा बीजेपी कर रही थी। ना कोई इससे आतंकवाद रुका, ना कोई भ्रष्टाचार रुका, बल्कि देश में काला धन फिर बढ़ गया, और 2000 का जो नोट था वो भी अब बंद हो चुका है। तो ये पूरे खेल चल रहे हैं। अब इन सारे खेल को एक के बाद एक अगर हम सिलसिलेवार जोड़ते जाएं, तो पता चल रहा है कि बीजेपी ने वाकई किस तरह का एक आर्थिक कहर जो है बरपाया हुआ है इस देश में, जहां पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रहा है कि देश का गरीब आदमी कैसे अब 5 किलो अनाज का मोहताज ना रहे, वो खुद कमा के खाने लायक बने, उसका जीवन स्तर सुधरे। इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और जो पार्टियां इसकी बात कर रही है, जैसे कांग्रेस लगातार आर्थिक न्याय की बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं
कि ये कांग्रेस पर ही प्रहार करने की कोशिश बीजेपी ने की है कि उसको आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही दिवालिया कर दे ताकि वो चुनाव में खड़ा ना हो। लेकिन अभी ये जो कृष्णानगर की बातचीत जो मैं आपको बता रही थी अमलेंदु जी, उसमें एक तथ्य ये भी है कि मोदी ने अगर किसी प्रत्याशी से फोन पर चर्चा की है या वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं तो उसे इस तरह से सार्वजनिक करने के पीछे की क्या रणनीति है? क्या ये सीधे सीधे लोगों को फिर से मूर्ख बनाने का एक नया ड्रामा नहीं है अमलेंदु जी? असल में है क्या सर्वमित्रा जी, जो हालांकि वो शब्द जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तेमाल किया था कि मूर्खों के सरदार हैं, जो मतलब धूर्तों के सरदार या कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया था। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और ख़ुद को मूर्खों का सरदार समझते हैं। दिक्कत ये, वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उनका जुमला चल गया था, ये 15 लाख हर खाते में जाएंगे, उसी तरीके से और 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वो जुमले चल गए थे, वो अब फिर चल जाएंगे। कहावत है कि कांच की हांडी एक बार चलती है, यहाँ तो 2 बार चल चुकी है। अब 2014 में भी कांच की हांडी चल गई और 2019 में भी चल गई। तो मोदी जी को क्यों लगता है कि उनकी कांच की हांडी जो बार बार चढ़ती रहेगी? जनता समझदार है, देश की जनता, और अब अधिकांश आबादी युवा है मतदाताओं में, वो भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जो लड़का 2014 में 18 साल का था वो 24 में आकर के 28 साल का हो गया, ओवर एज होने वाला है, नौकरी मिली नहीं है, रोजगार के कोई साधन है नहीं, अपना काम कर नहीं सकता है, माँ बाप से पैसा ले लेके खर्च हो गया, बीच में कोरोना ने कहर तोड़ दी। लेकिन प्रधानमंत्री के मित्रों की आमदनी तो बढ़ रही है लगातार। प्रधानमंत्री के सांसदों की जो लिस्ट आती है कि किसने कितना पैसा जो उसका बढ़ा, कितनी आमदनी बढ़ी, मालूम पड़ता है कि 10 सालों में लोगों की आमदनी तो 100 गुना तक बढ़ गई है, बहुत से सांसदों की। तो आपकी आमदनी अगर बढ़ रही है तो एक आम आदमी की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? उसकी आमदनी क्यों कम होती चली जा रही है? ये बहुत से सारे प्रश्न आम जनता के मन में हो। ये बार बार बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं वो असल में देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और इसी तरीके से वो सारी बातें करते हैं। भाई कुछ लोग आपके बहकावे में आ गए थे, वो बहकावे में क्या आ गए थे? उनको लगा था कि एक आदमी आया इस तरह की बातें कर रहा है, शायद देश को बदल देगा। देश तो बदला, लेकिन देश बदला उल्टी दिशा में। यानी आपने सन 47 की स्थिति में जाकर के देश को आपने खड़ा कर दिया। 70 सालों में इस देश ने जो बनाया था आपने उसको सब तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये स्थितियां आज देश के सामने है। तो प्रधानमंत्री से सवाल निश्चित तौर पे उठना शुरू हुए हैं और ये सवाल उठेंगे। प्रधानमंत्री अगर सोचते हैं कि भाई ठीक है, अब जैसे आपने बताया मीडिया ने उसको चलाना शुरू कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात यह है कि मैंने देखा कि एक एंकर जो है, जो 2000 के नोट में चिप बता रही थी, वही जो है 3000 करोड़ का बता रही थी कैसे बंटवारा होगा जी। तो अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि नोट जो 2000 के नोट में चिप बता रही थी कि जमीन में 200 मीटर नीचे भी नोट रखा होगा और वहाँ वो चिप जो बता देगी कहाँ काला धन रखा है, तो उसी तरीके से बता रही है, वो 3000 करोड़ भी बच जाएंगे। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री कानूनी राय किससे ले रहे हैं? जी। प्रधानमंत्री तो कानून बनाते हैं, बता देते हैं कानून बनाओ, कानून बन जाएगा। अभी राष्ट्रपति से कह देंगे अध्यादेश जारी करो, अध्यादेश जारी हो जाएगा। ये 3000 करोड़ रुपया बांटा जाता है, बांट दीजिए। प्रधानमंत्री को किसने रोका कानून बनाने से? तो प्रधानमंत्री किससे ले रहे हैं? असल में कुल मिला के इस देश के अंदर इस समय जो हो रहा है शर्मिता जी, जिस तरीके से कल 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी सीजेआई को जी, और जिस तरीके से बताया गया, वो सारे ये दबाव डालने की कोशिश है कि न्यायपालिका में इस समय जो हो रहा है, ताकि न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक अपराधों पर न्यायपालिका खामोश बैठ जाए और दूसरे दलों को भारतीय न्यायपालिका दबाव दे। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति यही रही है जो 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी। कुल मिलाकर के जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, राहुल गांधी कह रहे थे अभी, हम लोगों ने बाइट भी सुनाई कि ना चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है, ना अदालत कुछ बोल रही है, सारे सब खामोश हैं। और वही देखने में आ रहा है कि 600 वकीलों की चिट्ठी लिखवा करके अदालतों के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला खोल दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार खुलकर के आ गया। और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनके पति जो वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड को बता रहे हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े घोटाले की परतें जिस तरीके से खुल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की उसमें संलिप्तता जाहिर होती चली जा रही है, तो ये चीज़ें सामने ना आने पाए और सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर के इस बॉन्ड को लेकर के कोई कार्रवाई ना करे, इसके लिए दबाव डालने के लिए ये चिट्ठी लिखवाई गई। और कांग्रेस अगर अपने जो आईटी कार्रवाई कर रही है इसको लेकर के, या और जो कार्रवाई हो रही है उनको लेकर के, अगर विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के लोग अगर अदालतों में जाते हैं तो अदालतें उनको कोई राहत ना दें, इसके लिए अदालतों के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आपको याद होगा कि किरण रिजिजू जब जिस समय कानून मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बयान दिया था, वो बड़ा उस पर विवाद हुआ था कि वो बहुत से जज जो है वो एंटी इंडिया एलिमेंट उसमें जुड़े हुए कुछ पूर्व जजों को लेकर के कहा था और कार्रवाई हो सकती है। यानी एक तरीके से उन्होंने उस समय
न्यायपालिका को और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को जो लगातार मानवाधिकारों को लेकर के और सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर के और किस तरीके से न्याय प्रक्रिया को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसको लेकर के सवाल उठाते रहते हैं, उनको एक तरीके से कानून मंत्री की तरफ से धमकी दी गई थी। वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं खुल करके। आप सारे चीज़ों का तारतम्य जोड़िए, अगर उनका सीक्वेंसेस जोड़िए तो समझ में आता है कि किस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें किस तरीके से की जा रही हैं और किस तरीके से सीधे सीधे न्यायपालिका को ही धमकी दी जा रही है, जजों को धमकी दी जा रही है कि हम ये भी कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया इसी के तहत जो है मुझे लगता है देखी जा सकती है। अब जो बारी आती है वो इस देश की जनता की आती है। इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, इस देश के अगर संविधान को बचाना है और ख़ास तौर से इस देश की जनता को अगर अपने आर्थिक हित सुरक्षित रखने हैं, एक समृद्ध भारत बनाना है, तो इस देश की जनता की जिम्मेदारी होती है कि वो इस लोकसभा चुनाव में सोच समझ करके फैसला ले और जिसको भी करना है वो सारे अपने हित इनको ध्यान में रखे कि आगे आने वाली सरकार किस तरीके की हो और किस तरीके से ये देश चले। ये जिम्मेदारी अब देश की जनता के ऊपर है। समिता जी, हम लोग सिर्फ एक चर्चा कर सकते हैं, एक विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल अमलेंदु जी, हमारे हाथ में चर्चा करना है और साथ ही उन घटनाओं को सामने रखना है, उन बीती घटनाओं की याद भी दिलाना है जो जनता कहीं ना कहीं भूल चुकी है या उसने ध्यान नहीं दिया उन घटनाओं पर। और अभी आपने जैसा जिक्र किया किरण रिजिजू का, और कल जो ये 600 वकीलों की चिट्ठी आई है, और मजे की बात यह है कि इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है और रिट्वीट करते हुए उन्होंने कांग्रेस का नाम लिखा, मतलब उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं कि इसने संवैधानिक प्रतिबद्धता न्यायालय की जो है उसको निभाई नहीं है और डरा धमकाकर काम करने की शैली कांग्रेस की रही है। ये प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश तो है ही। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, मतलब ये खेल अगर हम सत्ता में आए तो फिर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये चेतावनी राहुल गांधी ने दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ये कड़ियां खुलनी शुरू हुई, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वाकई वो कुछ ऐसे कड़े कदम उठाएगी जिससे कि फिर सारे लोग मुश्किल में पड़ेंगे। आपने निर्मला सीतारमण के पति के बयान का जिक्र किया और खुद निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जबकि हम जानते हैं कि बीजेपी इस समय सबसे अमीर पार्टी है देश की। और अगर पार्टियां जो हैं अपने नेताओं को चंदे देती हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उसमें अगर निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या वो ये कहीं ना कहीं इशारों में ये आरोप अपने साथी नेताओं पर या उन उम्मीदवारों पर लगा रही हैं कि उन लोगों के पास पैसा है, वो पैसा किस तरीके से आया इन्हें नहीं पता, लेकिन खुद इनका दामन जो है वो साफ है। उनके पास पैसे नहीं है लेकिन बाकी लोगों के पास पैसे हैं इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों पर बीजेपी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। और आज जो ये घटनाक्रम हुआ है आईटी की कार्रवाई का, इसमें ये ऐसा पूरा दिख रहा है कि एक आर्थिक आतंकवाद, जिसको कांग्रेस ने ये कहा है टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद कहना चाहिए, वो बीजेपी कर रही है। अमरेंदु जी, आपने जनता की बात कही है, लेकिन क्या अब कांग्रेस को इस बात को लेकर, अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सोशल मीडिया पर सक्रिय है, लेकिन क्या अब कांग्रेस को इससे आगे बढ़कर कोई और बड़ा कदम उठाना होगा, सड़कों पर बिल्कुल आंदोलन की शक्ल में निकल जाना होगा, या कोई ऐसा काम करना होगा जिससे जनता का ध्यान उसकी बातों की ओर जाए? जो आरोप वो बीजेपी पर लगा रही है उसको थोड़े और सरल तरीके से जनता के बीच जाकर समझाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर आईटी की कार्रवाई तक का ये सारा मामला, या नकली दवाओं से जुड़ा हुआ मामला, या कोरोना के वक्त हुई मौतों और फार्मा कंपनियों की जो संपत्ति बढ़ी है उन सब का मामला, ये सारे सिरे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे देश में जनता को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाकर या उसे जरा सी चीजों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया गया है, और खुद बीजेपी के लोगों के पास किस तरह से संपत्ति आ रही है। राहुल गांधी ये बात अक्सर करते रहते हैं, लेकिन अब क्या कांग्रेस को कोई और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? कोई ऐसा कदम जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आने को मजबूर हो जाए? अमलेंदु जी, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बन जाती है कि उसकी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है और पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश की पार्टी नहीं है, खास हिस्से की, उत्तर भारत के हिस्से की पार्टी है। पूरे भारत की पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यस्थानियाँ हैं, और ख़ासतौर से इस सरकार की पिछले 10 सालों में जो कार्यस्थानियाँ हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में बहुत क्रमबद्ध तरीके से और आम जनता जिस बात को समझ सके
उस भाषा में जनता के बीच जाकर के ये बातें समझानी होंगी, चाहे उसके लिए विज्ञापन देने पड़े या पैम्पलेट्स बनाने पड़े और या उसके लिए आपको छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़े, एक एक मसले को बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताते हुए कि क्या मसला है। अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला क्यों आम जनता के खिलाफ है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आर्थिक अपराध है। और सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि ये देश के साथ जो है विश्वासघात भी है कि आप ऐसी कंपनी से पैसा ले रहे हैं जिनके विषय में कोई अता पता नहीं है कि वो कंपनियां हैं भी कि नहीं है, उनके पीछे किसका पैसा लगा है, कि उसमें अलकायदा का पैसा है, कि उसमें ISIS का पैसा है, कि उसमें दाऊद इब्राहिम का पैसा है, किसका पैसा है कुछ पता ही नहीं है, जो शेल कंपनियों के जरिए आया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे रणनीति में काम करना पड़ेगा। हालांकि उनका रणनीति बनती है होता है, हालांकि अभी तो ये देखने में आया कि एक प्रमुख नेता जो है उनका उन्होंने बताया कि उनका ट्विटर हैंडल ही 6 लोग जो है वो डील करते हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। तो मतलब ये अपने अंदर की चीज़ें कुछ ठीक करनी पड़ेंगी। तो हम लोग नसीहत देने के लिए नहीं बैठे हैं किसी को भी, लेकिन जो हम एक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी क्या बनती है, तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और एक पैन इंडिया पार्टी होने के नाते और इस देश की भावनाएं जो है वो एक तरीके से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उसके नाते कांग्रेस की ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी कारस्तानियों को जनता के बीच जाकर के अच्छे तरीके से समझाएं, टू दी पॉइंट, एक एक मसले को लेकर के विस्तार के साथ बताया जाए कि कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो जानबूझ के मिसमैनेजमेंट हुआ और किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ। यानी जिन कंपनियों की दवाएं फेल हो गई, जिस कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया गया, उससे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। ये सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है सर मित्रा जी, ये देश की बड़ी आबादी के जान के साथ खेलने का बहुत गंभीर जो है वो अपराध है और इसमें बहुत लंबी लंबी सजाएं निश्चित तौर पे हो सकती हैं अगर ये सारी चीज़ें खुल जाए सामने आकर के किस किस तरीके से क्या क्या गठबंधन किन किन कंपनियों के साथ हुआ, उन कंपनियों की क्या क्या कारस्तानियाँ रहीं और उन दवाओं को पास कराने के एवज में क्या भारतीय जनता पार्टी को चंदा पहुँचा है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस पर ये विपक्ष की जिम्मेदारी है और सभी अकेले कांग्रेस की नहीं, बाकी और भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को ये बात जाकर के अच्छे तरीके से समझाया जाए कि आपको तो 5 किलो अनाज की बात करके जो है 5 किलो अनाज में फंसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मित्रों की आमदनी एक एक दिन में कई कई हजार करोड़ रुपए बढ़ जा रही है और किस तरीके से देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जनता को बताने की आवश्यकता है। समित्रा जी बिल्कुल अमलेंदु जी, वो कहा भी जाता है कि चूहेदानी में रोटी भी इसीलिए फंसाई जाती है ताकि चूहे को मारा जा सके। और ये जो 5 किलो अनाज की बात है वो भी कुछ ऐसी ही लग रही है। ये जनता को समझने की बात है और अगर जनता को जागरूक करना है, उसे शिक्षित करना है, तो आपने जैसा कहा कि कांग्रेस और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको अब ये बीड़ा उठाना होगा, भले उन पर कितने भी प्रहार करें, लेकिन अगर उन्हें खुद को और इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो मेरा ख्याल है कि जैसे ये एक मोदी के वक्त आने के बाद से कहा जा रहा है कि 2014 में दूसरी मतलब असली आजादी जो है 2014 में आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हम गुलामी का दूसरा दौर जो है वो 2014 से शुरू हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में आजादी की एक दूसरी लड़ाई जो है कांग्रेस को शुरू करनी होगी, उसके नेतृत्व में बाकी दल आगे आए और जैसे उस समय होता था कि चाहे प्रभात फेरियां निकालें, चाहे आप नुक्कड़ नाटक करें, नुक्कड़ सभाएं करें या गांधी जी की तरह लोगों के बीच जाकर अपना चादर फैलाकर और उसमें आप धन संपत्ति मांगे, सुभाष चंद्र बोस की तरह आप धन इकट्ठा करें कि अब हमें किसी भी किस्म के अत्याचार से लड़ने के लिए लोगों के साथ और साथ ही साथ धन की भी जरूरत है। जिस वक्त विपक्षी दल इस तरह की रणनीति अपनाएंगे, मेरा ख्याल है अमलेंदु जी, उस समय बीजेपी की जो अभी उखड़ती हुई जड़ें जो उखड़ रही हैं वो शायद पूरी तरह से उखड़ जाएंगी। तो आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए अमलेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए खरी खरी, कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।